वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मैं जो ये सीरीज लेके आई हूँ, इसमें हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स मतलब साप्ताहिक जितने भी न्यूज हैं इसको मैं अपडेट करूंगी। इसमें हम लोग जितने भी सप्ताह भर के न्यूज होंगे मैं उसको कंबाइन करके लेके आऊंगी, ताकि आपको एक सप्ताह में जितने भी मुख्य जो इम्पोर्टेंट न्यूज हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है वो आपको पता चलता रहे। ठीक है, जिसकी जानकारी आपको होते रहे, जिससे आपके जो एग्जाम्स आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें आपको एक सपोर्ट मिले। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको बैक अगर करंट अफेयर्स पूछता है तो उसमें आपको बैक 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ के ही न्यूज जो होते हैं उसी को करंट अफेयर्स बोलते हैं। उसी से संबंधित क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं जो मुख्य घटनाएं घटती होती है। ठीक है, तो हमारा ये जो सीरीज है इसमें हम लोग साप्ताहिक न्यूज को जानेंगे। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा पहला वीडियो है, इसको जरूर देखें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सो दैट कि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा टीम एक साथ मेहनत कर रहा है इस पे, ताकि आपको सारे न्यूज एक साथ इकट्ठे मिल जाए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संभाला WHO कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का पद। 34 सदस्यीय बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। 194 देशों ने भारत के प्रतिनिधित्व प्रस्ताव पर किया सिग्नेचर। WHO के मुताबिक भारत में कोरोना से लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। वह जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकाटानी की जगह बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे। भारत को 3 साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना जाएगा। दूसरा क्या मुख्य न्यूज है हमारा कि अफगानिस्तान की सियासत में दूसरी बात गनी और अब्दुल्ला के बीच सरकार में साझेदारी को लेकर समझौता हुआ। 2014 में भी दोनों सत्ता की साझेदारी कर चुके थे। समझौता के तहत अशरफ गनी राष्ट्रपति बने रहेंगे, जबकि अब्दुल्ला राष्ट्रीय सुलह के लिए गठित परिषद के मुख्य सदस्य होंगे। उनके पास मंत्रिमंडल में 50% की हिस्सेदारी होगी। इस समझौते की क्या क्या मुख्य बातें हैं? गनी ही राष्ट्रपति बने रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यदि तालिबान से शांति वार्ता होती है तो उसका नेतृत्व अब्दुल्ला ही करेंगे। उसके बाद क्या है कि अब्दुल्ला को राष्ट्रीय सामंजस्य उच्च परिषद का मुख्य बनाया जाएगा। अब्दुल्ला के दल जो है कि कुछ सदस्यों को गनी के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। सामंजस्य परिषद अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों को देखेगी और उसका अनुमोदन करेगी। भारत के लिए यह समझौता का क्या महत्व है, इसको भी जानेंगे। तो भारत ने गनी और अब्दुल्ला के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। उसने आह्वान किया है कि स्थायी शांति और स्थिरता लाने का प्रयास किया जाए और पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का खात्मा हो। अफगानिस्तान मध्य एशिया के तेल एवं खनिजों के समृद्ध देशों तक पहुंचने का मार्ग है। पिछले 5 वर्षों में भारत ने विदेशों में जो सहायता भेजी है उसके द्वारा सबसे बड़ा लाभार्थी अफगानिस्तान ही हो गया है। आगे है, सरकार ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान किया है। तो इसको समझेंगे। तो मनरेगा योजना में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत पैकेज देने जाने की जानकारी दी है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मनरेगा का वार्षिक बजट अनुमान 61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। कुल मिलाकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट बढ़कर अब लगभग 1,95,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की बात राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कही थी। वित्त मंत्री ने 5 दिनों में इस संबंध में ऐलान किया और वास्तव में कुल पैकेज जो है वो 20,97,053 करोड़ रुपए का हो गया है। इसके पीछे देश की चहुमुखी विकास यानी चारों ओर से विकास और जनता के हितों को ध्यान में रखा गया है। आगे है वर्ल्ड बैंक लोन टू इंडिया। विश्व बैंक की ओर से कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए भारत को $1 अरब यानी कि करीब
7,500 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया गया है। समाज के पिछड़े तबके एवं गरीबों को इस संकट के दौर में मदद के लिए विश्व बैंक की ओर से यह राशि जारी की गई है। आगे है, विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को रखा गया 74वें स्थान पर। तो आइए देखें कि पहले स्थान पे किसे रखा गया है। तो विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा भारत को वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 74वें स्थान पर रखा गया है। भारत ने आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों में सुधार करके 2 स्थान की छलांग लगाई है, यानी 2 स्थान वो ऊपर आ गया है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने साल 2015 से लगातार साल दर साल प्रगति की है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो हमारा है ETI में स्वीडन ने टॉप किया है, वहीं स्विट्जरलैंड और फिनलैंड जो है वो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। यानी पहले स्थान पर स्वीडन है, दूसरे स्थान पर हमारा स्विट्जरलैंड है और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। आगे है, मिजोरम ने देश से खेल जगत में अपनी पहचान बनाई। मिजोरम ने खेल को दिया उद्योग का दर्जा। ऐसा करने वाला वो पहला देश का राज्य बना। मिजोरम ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इस राज्य ने फुटबॉल के अतिरिक्त हॉकी और भारोत्तोलन में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने इस फैसले को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार देते हुए कहा है कि इससे राज्य में खेल और इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास की शुरुआत होगी। नेक्स्ट है, ओपन स्काई संधि क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो इस संधि के तहत रूस समेत 34 देशों को अपने विमान एक दूसरे के क्षेत्र में उड़ाने की अनुमति है। ओपन स्काईज को लेकर होने वाले इस संधि पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि में शामिल सदस्य जो देश हैं उसके लिए एक हवाई निगरानी प्रणाली की स्थापना की गई थी। कुल 34 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका और रूस ने भी इस संधि पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में हस्ताक्षर करने वाले जो देश हैं उसके नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो कौन कौन से देश दिए गए हैं देखिए, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, कई सारे जो हमारे देश हैं, कुल 34 देश के यहाँ पे नाम मेंशन किए हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो आगे कुछ और भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इसको भी जानना जरूरी है। तो पहला क्या है कि हांगकांग की सड़कें, वहाँ के निवासी चीन विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ के निवासी चीन समर्थित पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी लॉ का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों परस्पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं और उन्हें धड़ल्ले से गिरफ्तार भी किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि कुछ भी हो जाए पर हांगकांग में नया कानून हर हाल में लागू किया जाएगा। एक देश दो प्रणाली की नीति क्या है, इसको भी समझेंगे। हांगकांग पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन ने उसे चीन से 99 वर्ष की लीज पर लिया था। यह लीज 1997 यानी 1997 में पूरी हो गई थी, तो ब्रिटेन ने इसे चीन को लौटा दिया। परंतु एक देश दो प्रणालियां इस सिद्धांत के अंतर्गत हांगकांग को अर्ध स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। फलतः हांगकांग के पास अपने कानून और अपने न्यायालय हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ के निवासियों को कई प्रकार की नागरिक स्वतंत्रता मिली हुई है। हांगकांग और चीन के बीच प्रत्यर्पण से संबंधित कोई समझौता नहीं है। आगे है 23 मई को विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे 2020 पूरे विश्व में मनाया गया। विश्व कछुआ दिवस की स्थापना 1990 में अमेरिकन टर्टवाइज रेस्क्यू नामक एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा की गई थी। आगे है ट्रैवल बुलबुला, ये स्कीम क्या है इसको समझेंगे। तो कोविड-19 के चलते हुई तालाबंदी के पश्चात अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए बाल्टिक क्षेत्र के देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई, जिसे यात्रा बुलबुला यानी ट्रैवल बुलबुला का नाम दिया गया है। इस योजना से आशा की जा रही है कि महामारी के इस दौर में कम से कम विश्व के कुछ भागों की
अर्थव्यवस्था ठीक प्रकार से चलती रहे। यह कैसे काम करेगा? एस्टोनिया, लातविया और लुथेनिया देशों के निवासी एक दूसरे देश में बिना क्वारंटाइन में गए हुए मुक्त रूप से रेल में, जहाज में, हवाई जहाज और समुद्री जहाज में यात्रा कर सकेंगे। इस क्षेत्र में दूसरे देशों से आने वाले लोगों को 14 डेज के लिए यानी 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन से गुजरना होगा। मुक्त रूप से इस क्षेत्र में यात्रा करने के लिए यहाँ के निवासी पर भी कुछ शर्त लागू होंगे। उदाहरण के लिए, वह पिछले 14 दिनों में बाहर नहीं गया हो और कोविड-19 से संक्रमित नहीं हुआ हो, साथ ही वह ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया हो जिसे यह संक्रमण हो चुका हो।